हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का नया टॉपिक है जो है हम लोग देखेंगे मिट्टी संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन से मिट्टी के संरक्षण के उपाय जो हैं, कितने कितने उपाय होते हैं, किस तरीके से उपाय किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, किस तरीके से उनको हम लोग कवर करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपके या तो सॉइल साइंस में देखने को मिलेगा आज के वीडियो से, या तो एग्रोनॉमी में पूछेगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो जैसा कि बताया था कि आप लोगों को जो विभिन्न जो है फार्मिंग सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप लोगों ने उम्मीद किया है कि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो मेन चीज़ है कमेंट जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर जो है आप लोग देते नहीं हैं, 2-4 लोग ही दे पाते हैं। तो कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपका वो कभी नहीं भूल सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा नया प्रश्न है प्रीवियस वीडियो को लेकर के। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ड्राई फार्मिंग में वर्षा कितनी होती है। आपको बताना, ध्यान दीजिएगा, ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती में वर्षा कितना मिलीमीटर होता है, और ड्राई लैंड फार्मिंग में कितना होता है, और रेनफेड फार्मिंग में कितना होता है। तीनों को आप क्रम में बताएंगे। शुष्क खेती जिसे कहा जाता है ड्राई फार्मिंग में वर्षा, वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है आपको बताना है। दूसरा प्रश्न हमारा है शुष्क भूमि पर खेती यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग पर वार्षिक वर्षा कितना होता है। और तीसरा प्रश्न हमारा है वर्षा आधारित खेती यानी कि रेनफेड फार्मिंग पर वर्षा कितना वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तीनों को आप एक क्रम में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है मृदा संरक्षण के उपाय, सॉइल कंजर्वेशन। इसको हमें देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से नहीं तो सॉइल साइंस में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए करते हैं कृषि संबंधित उपाय, इकोनॉमिक्स मेजर्स। ये उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं जहाँ ढलान जो होता है 2% से कम हो, और कटान समस्याएं गंभीर नहीं होती है। कटान की समस्याएं गंभीर नहीं होती, यानी कि कृषि संबंधित उपाय जो होता है उन क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां ढलान जो होता है 2% से कम होता है और मिट्टी की कटान की समस्याएं नहीं रहती हैं। ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। इसमें सर्वोच्च खेती, जुताई हुआ, मल्चिंग हुआ, स्ट्रिप क्रॉपिंग शामिल है। ठीक है, अब पूछ लेगा इसमें कौन कौन सी क्रॉपें शामिल हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। दूसरा नंबर पे आते हैं मृदा संरक्षण के उपाय में, इसी में आते हैं कृषि संबंधित उपाय में ये है सर्वोच्च खेती या कंटूर कल्टीवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च खेती में क्या करना है, ढलान के विपरीत फसलों की बुआई की जाती है। यह मिट्टी की उर्वरता और नमी का संरक्षण करती है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं पलवार, यूज ऑफ मल्च। मल्च वाष्पीकरण को कम करने और मिट्टी में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखना है और पॉइंट देखना है, इसमें आपको देखना है और पॉइंट। मिट्टी की सतह पर लागू की जाने वाली कोई भी सामग्री है। ठीक है, जैसे फसल के अवशेष हुए, पत्ते हुए, खाद हुआ, पॉलीथीन हुआ, फिल्म हुआ, आदि हुआ। यह मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को कम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं पट्टी फसल यानी कि स्ट्रिप्ड क्रॉपिंग। इस स्ट्रिप्ड क्रॉपिंग किसे कहा जाता है, इसको देखते हैं जो है। ठीक है, यह फसल प्रणाली जिसमें मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने वाले फसलों के बीच मृदा संरक्षण रोकने वाली फसलों को की लंबी कतारों के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है। ठीक, जैसे मक्का की फसल के बीज हुआ, चावला या मूंगफली की पत्तियां लगाना। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पट्टी फसल यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग आ जाएगा। यांत्रिक उपाय मैकेनिकल मेजर में देखेंगे, इसको देखेंगे हम लोग, ये उपाय है। ठीक है, कृषि संबंधित उपाय के पूरक के लिए अपनाया जाता है जब भूमि का ढलान 2% से अधिक हो। इनमें निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं। अब देखिए इसमें भी, जैसे उसमें हमने 2 देखा, एक ए और बी, इसमें देखिए 3 जो है शामिल है। एक होता है कंटूर बडिंग। देखिए कंटूर बडिंग को भूमि के 6% ढलान तक अपनाया जाता है। यह उच्च रिसाव
और परंपरागतता वाले शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं श्रेणीबद्ध बॉन्ड पे आते हैं। यह प्रतिवर्ष 800 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अनुशासित है। ठीक है, सामान्यतः बडिंग में 2 से 8% ढलान वाली भूमि पर उपयुक्त होती। आपने इसका ढलान देखा कितना है, 2 से 10। कंटूर बडिंग का देखा 6% ढलान, और यांत्रिक उपाय में आपने देखा 2% ढलान। तो परसेंट ढलान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं सॉफ्ट सॉइलिंग पे आते हैं। सॉफ्ट सॉइलिंग को हम लोग देखते हैं। सॉफ्ट सॉइलिंग क्या है? अधोमृदा सॉफ्ट सॉइलिंग। सॉफ्ट सॉइलर द्वारा 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई और 90 से 180 सेंटीमीटर के अंतराल पर मिट्टी के हार्डपान को तोड़ना क्या कहलाता है? अधोमृदा सॉफ्ट सॉइलिंग कहलाता है। अब आते हैं अगला, ब्रॉड बेड और फैरोपोलारी। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, इसको देखते हैं। गहरी काली मिट्टी। अब गहरी काली मिट्टी क्या आता है? काली मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है काली मिट्टी। कपासी मिट्टी भी जिसे कहा जाता है। और आते हैं गहरी काली मिट्टी में वर्षा जल के प्रबंधन के लिए उपयुक्त, जहां मानसून की अवधि के दौरान सतह जल निकास की समस्या एक समस्या है। यह काली मृदा यानी कि यह काली मृदा में सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, इनकी फसल जो है अपनाई जाती है, उगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिग ट्रैचिंग में देखते हैं। ये जो है 3 से 10% ढलानों वाली मृदा में अपनाते हैं। मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जिंक छतों पर निर्माण मध्यम से गहरी मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट इसको देखते हैं, बेंच ट्रैचिंग को देखते हैं हम लोग। क्या है? उन जगहों पर अपनाया जाता है जहां ढलान जो होता है कितना होता है? 16 से 33%। ठीक है, उथला फुथला हो जमीन, जहाँ मतलब उथला फुथला रहता हो वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते वनस्पति बाधाएं, वेजिटेटिव बैरियर्स क्या हैं? ये पास लगाए गए बागान हैं, आमतौर पर कटाव नियंत्रण के लिए घास या झाड़ियों के कुछ पत्तियां सर्वोच्च के साथ उगाई जाती हैं। ठीक है, समोच्च के साथ उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, घास जो है खस घास हो गया। ठीक है, इसको देख लेंगे। और इसके बाद हमें इसको देखना है वर्टिकल मल्चिंग देखेंगे। या कुछ अंतराल पर ढाल के विपरीत संकीर्ण खाइयों को खोदना और उन खाइयों में पुआल यानी पैरा जो कहते हैं, पैरा या फसल के अवशेष को रखना, पैरा को रखना क्या कहता है? वर्टिकल मल्चिंग। यह ज़्यादातर काफ़ी बागानों में प्रचलित है। ठीक है, अब हमें देखना है एक नया टॉपिक आता है यूनिट 5, उतना इम्पोर्टेंट होगा इसमें हमें देखना है आपको जलवायु संबंधित, जलवायु वेदर। ठीक है, क्लाइमेट, इसको हमें देखना है, मौसम। तो हम यहाँ दोनों पॉइंट को देखेंगे, एक मौसम को देखेंगे, एक जलवायु को देखेंगे। जलवायु, अब देखें वेदर, पहले मौसम को देखते हैं। किसी दिए गए स्थान और किसी निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति या अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। वायुमंडल, अब इसी में वेदर के अंतर्गत वायुमंडल आता है, एटमॉस्फेयर, इसको देखेंगे। एटमॉस्फेयर देखेंगे। अब एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा जो वायुमंडल है, इसको देखेंगे। यह रंगहीन, आपको ध्यान देना है, यह रंगहीन स्वादहीन गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। ठीक है, वायुमंडल क्या है? एक रंगहीन स्वादहीन गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को क्या किया है? घेरे हुए है। यह लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। हालांकि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर स्थित है। क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। अब वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। वायुमंडल की संरचना जो है, ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर, वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर वातावरण को
की परतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसके? वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चारों मंडलों से, ठीक है। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले क्या है, क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल को देखते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को देखते हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यानी क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ध्रुवों से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है। यानी कि ऊंचाई के साथ इसका तापमान क्या होता है, घटता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, कितने दूरी तक इसकी जो है ऊंचाई है, तो 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई फैली हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यह कृषि एवं पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करता है। पूछ लेगा किस जलवायु को, कृषि और जलवायु को प्रभावित कौन सा मंडल करता है, तो क्षोभ मंडल करता है। यह वायुमंडल का भारी हिस्सा है, डेंस पार्ट है। इसमें वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 85% भाग समाहित है, ठीक है। वायुमंडल का जितना द्रव्यमान है उसके 85% भाग इसमें जो होता है क्षोभ मंडल में समाहित है। आगे बढ़ते हैं। जबकि वायुमंडल के कुल भार का 99% भाग पृथ्वी की सतह से केवल 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। सभी मौसम की घटनाएं, ये घटनाएं आपको ध्यान देना है, घटनाएं देखना है और जो है इसकी कितनी ऊंचाई तक है। घटनाएं कौन कौन सी पूछ लेगा, बादल बनना, वर्षा होना, धुंध होना, कोहरा होना, ओस आदि पड़ना, इस किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत आता है। आपको इतना ध्यान देना, वर्षा बादल बनना, वर्षा होना, धुंध होना, कोहरा, ओस पड़ना आदि जो है क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के जो है एग्जाम्पल है। ये मौसमी घटनाएं होती हैं, आपको इतना ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब समताप मंडल की ओर आते हैं हम लोग। समताप मंडल को देखते हैं। समताप मंडल किसे कहा जाता है, इसको देखते हैं। यह दूसरी प्रमुख वायुमंडल परत है जो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से, देखिए 8 से 18 क्या था, क्षोभ मंडल था। 8 से 18 के बाद की ऊंचाई से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है कौन, अपना स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। यह गर्म परत है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यह हवा में अधिकांश प्रकाश जो होता है रासायनिक क्रियाओं की वास्तविक जगह है। यह परत में ओजोन की परत उपस्थित है। अब देखिए ओजोन की परत किस में उपस्थित है, तो समताप मंडल में। सम इस तरीके से याद रख सकते हैं, के कारण इसमें पराबैंगनी किरणों, यूवी रेंज को अवशोषित किया जाता है, इसीलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। समताप मंडल को ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन की अधिकांश आर्द्रता पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है, ठीक है। इसी में जैसे समताप मंडल में दो इसमें डिवाइड कर दिया गया है कि 25 तक जो है आपका क्या है, ओजोस्फीयर है यानी, ठीक है। आगे बढ़, इसीलिए समताप मंडल की निचली सतह को ओजोन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फीयर को देखते हैं। मीजोस्फीयर के हम लोग देखते हैं मीजोस्फीयर क्या है, ठीक है। मीजोस्फीयर देखते हैं। मीजोस्फीयर यह समताप मंडल की ऊपर स्थित है, ठीक है। समताप मंडल के क्या है, ऊपर स्थित है। सबसे पहले क्या आपने सबसे नीचे क्या देखा, क्षोभ मंडल। इसके बाद क्या देखा, समताप मंडल जिसमें जो है ओजोन परत है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, मध्य मंडल देखना है। यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई परत है। देखिए पहले का क्या था, 8 से 18। दूसरा क्या है, आयन मंडल में कितना है, 8 से 18 से अधिक 50 तक, ठीक है। 50 से 80 तक किसका है, आप देख रहे हैं मध्य मंडल मीजोस्फीयर। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भारी कमी होती है, यानी कि जैसे ऊंचाई बढ़ेगी इसमें तापमान की में जो है भारी कमी होगी।
यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। पूछा जाएगा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल। जो बीच में रहेगा भाई वो ठंडा रहेगा, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इस परत का औसत तापमान कितना है? 50%। ठीक है। अब आते हैं बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर को देखते हैं। बाह्यमंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, बाह्यमंडल को देखना है। ठीक है, ये आते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर देखते हैं। यह सबसे बाहरी परत है जिसे एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है, एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस परत में वायुमंडलीय घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो आपने देखिए पहला क्या देखा आपने, जो है क्षोभ मंडल कितना, 8 से 18। ठीक है, 18 से इसके बाद आपने देखा 8 से 18 से जो है 50 तक देखा, समताप मंडल देखा। इसके बाद 50 से 80 जो है आपने देखा मध्यमंडल। अब 80 से जो है 1600 कितना किसका देखा आपने, जो है मध्यमंडल का देखा, अरे सॉरी बाह्यमंडल का देखा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो आपने देखा। अब इसको इस पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। थर्मोस्फीयर की निचली परत 80 से 300 किलोमीटर की में रेडियो सक्रिय किरणें पाए जाने के कारण इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। अब देखिए इसको भी दो तरीके से कहा जाता है। ठीक है, आयन मंडल भी कहा जाता है। इस आयन मंडल के माध्यम से लंबी दूरी की रेडियो संचार संभव है। इसी कारण रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, मोबाइल फ़ोन काम करते हैं। किसके कारण काम करते हैं? बाह्यमंडल के कारण। एक्सोस्फीयर आयनोस्फीयर के ऊपर की परत है, तो जान ही गए हैं आप। इस परत की ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, आपको इतना ध्यान देखना। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो विभिन्न गैसें वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इनमें पाए जाते हैं कितना कितना परसेंट जो है, सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? तो आप बताएंगे जो है नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%। ऑक्सीजन कितनी है? 20.91। 21 भी आप अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप लगा सकते हैं, अगर 20 नहीं है तो। सॉरी फ्रेंड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन आपने देखा 20.95%। आर्गन देखते हैं 0.93। 0.93। ठीक है, आर्गन 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? तो जो होता है CO2 कितना पाया जाता है? 0.03%। ठीक है, कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ppm में देखेंगे 300 से 360 पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नियॉन देखेंगे कितना परसेंट पाया जाता है, ये पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओजोन वायुमंडल में जो होता है, नियॉन की मात्रा कितना परसेंट होते हैं? तो 0.0018% पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग इसी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं मृदा। पृथ्वी मृदा की वायु में गैसों की संरचना जो मृदा की है, उसमें देखेंगे गैसों की कितनी मात्रा पाई जाती है। अभी तक हमने वायुमंडल में देखा, अब हमें मृदा में देखना है। तो अब देखना है मृदा में नाइट्रोजन परिस्थिति वायुमंडल की नत्रजन के लगभग समान है, जबकि वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम है। लेकिन वातावरण की तुलना में CO2 का स्तर लगभग 8 से 10 गुना अधिक है, यानी कि 0.25 से 3.0% होता है। सोलर कांस्टेंट देखेंगे, सौर स्थिरांक देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बारे में आप इसके बारे में देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें विशेष है नहीं। और इसको भी देख लीजिएगा आप इसी तरीके से। प्रकाश संश्लेषण विकिरण देखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसी तरीके से। इसको गिटार दर लेप रेट्स देख लीजिएगा। इसके बाद आप आता है
एडियोबैटिक चूर, इसको देख लेंगे। एल्बेडो देख लेंगे आप। और इसके बाद एल्बेडो को में आप लेंगे फसल की सतह का एल्बेडो कितना होता है, 25 से 30% के बीच होता है। ताज़ा बर्फ एवं एल्बेडो सर्वाधिक किसके बीच होता है, 75 से 95%। इसको ध्यान रखें। अब चक्रवात देखना है, साइक्लोन देखना है, इसके बाद हमको क्लाइमेट पढ़ना है। चक्रवात देख लेते हैं, साइक्लोन। ठीक है, चक्रवात एक लगभग गोलाकार कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसका व्यास 100 से अधिक हजार मील और हवा की गति केंद्र की ओर होती है। वायुमंडलीय दबाव हमेशा इन क्षेत्रों के केंद्र में सबसे कम होता है और तेजी से बाहरी रूप में बढ़ता है। जैसे तूफान हुआ, टाइफून हुआ, ये सब जो हैं चक्रवात जो आते हैं इसी में आते हैं। वह अब क्लाइमेट देखेंगे। अब हमने मौसम के बारे में देख लिया, आपने मौसम के 4 भागों में, पार्टों में डिवाइड किया गया, उसको आपने देखा, अच्छे तरीके से कवर हो गया है। अब आते हैं क्लाइमेट, जलवायु के बारे में हम लोग देखें। जलवायु को जो वर्गीकरण किया गया इसको देखते हैं। जिन्होंने किया था इसको हम लोग देखेंगे। जलवायु को वर्गीकरण किसने किया था, डी कैंडोल ने किया था। जलवायु का वर्गीकरण डी कैंडोल ने किया, 1900 में किया। क्या इन्होंने बताया, यह वनस्पति वेजिटेशन के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति है। किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर डी कैंडोल ने सर्वप्रथम जो है जलवायु को वर्गीकृत किया। इसके बाद कोपून को आप लोग इसी तरीके से देख लीजिएगा, कोपून ने भी किया है। और इसके बाद टोल्स ने किया था, इसको देखेंगे। इसको देख लेंगे आप। नमी सूचकांक देख लेंगे। जलवायु के आधार पर इसको आपको देखना है, इम्पोर्टेंट है। जलवायु के आधार पर इसको देखना है, इसको देखना है आप लोगों को। ठीक है, जलवायु के आधार पर जो है, ठीक है, जलवायु के आधार पर MDI मान के प्रकार। आर्द्र सब ह्यूमिड का कितना होता है मान, 0 से लेकर 3 मतलब 3 मतलब 33.3 होता है। आर्द्र शुष्क देखेंगे, सेमी एरिड देखेंगे, कितना होता है, -33.3 से -66.6% होता है। एरिड में देखेंगे कितना होता है, आप एरिड में देखेंगे जिसका यहाँ से स्टार्ट है उससे यहाँ से। आर्द्रता देखेंगे। आर्द्रता आप जानते हैं कि आर्द्रता का अर्थ है वायुमंडल में जल वाष्प, वाटर वेपर की उपस्थित मात्रा क्या कहलाता है, नमी कहलाता, आर्द्रता कहलाता है। सापेक्षिक आर्द्रता का जो है सूत्र देख लेंगे। वर्षा के टाइप देख लेंगे आप लोग, वर्षा कितने प्रकार की होती है, इसको आपको ध्यान देना है, इसको देख लीजिएगा। और तापमान भी आपको ध्यान पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग केल्विन हुआ, और अधिकतम थर्मामीटर हुआ, न्यूनतम थर्मामीटर हुआ। इसको विभिन्न घटनाएं जो पड़ती हैं इसको आप लोगों को ध्यान देना है। विभिन्न घटनाएं को ध्यान देना है। आप देखते हैं कंटूर क्या होता है, इसको देखते हैं। विभिन्न घटनाएं पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हैं उसको देखेंगे। कंटूर क्या होता है, कंटूर समान ऊंचाई को तोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखाई को क्या कहा जाता है, कंटूर कहा जाता है। आइसोप्लेथ किसे कहा जाता है, किसी भी घटना के समान मूल्यों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। आइसो बार देख रहे हैं, एक समान वायुमंडलीय दबाव के बिंदु को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, आइसो बार कहा जाता है। आइसो हाइट किसे कहा जाता है, वर्षा के समान मात्रा को जोड़ने वाली बिंदु की काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, आइसो हाइट कहा जाता है। आइसो बात आप लोग इसी तरीके से देख लेंगे। आइसो हेल्थ देख लेंगे, इसको आप लोग इसी तरीके से इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन तो आपका फिक्स है यहाँ से बनना, उपकरण और उसका उपयोग। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा, उपकरण और इसका उपयोग देखेंगे। अल्टीमीटर क्लास में भी पढ़ाया गया। अल्टीमीटर क्या करता है, किसका अल्टीमीटर उपयोग क्या है, ऊंचाई मापने के उपयोग में किया जाता है अल्टीमीटर से। एनाराइट बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब होता है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापा जाता है। टेकोमीटर क्या होता है, वाहनों की गति। ब्यूफोल्ट स्केल क्या होता है, समुद्र में वायु बल। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों की वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेस्कोग्राफ से क्या होता है, पौधों की वृद्धि नापा जाता है, का उपयोग होता है। डायनमोमीटर से क्या जानते हैं आप लोग, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैबेल स्कोप सनलाइट रिकॉर्डर क्या करता है, सूर्य की धूप की अवधि घंटों में। ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना होगा, ये आपको देखना होगा यहाँ, चलिए
ईसीजी क्या करता है, हृदय की हलचल को ज्ञात करता है, यानी कि धड़कन को। विंड वेन से क्या होता है, वायु की दिशा होगा को का उपयोग किया जाता है। टेंसियोमीटर मृदा में नमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मृदा में नमी का तनाव जो होता है किससे संबंधित है, टेंसियोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किया जाता है। पैरोमीटर से क्या, पत्तियों को रंध्र व्यवहार, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित टर्म है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रो द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापी क्या है, सापेक्ष आर्द्रता का मापन करता है। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता। लाइसीमीटर से क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन की लिंचिंग द्वारा हानि। मैनोमीटर से क्या होता है, जड़ का दबाव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं, बस ख़त्म हो गया है। हम लास्ट में हम लोग मानसून को बाद में देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक। चलिए, इलेक्ट्रोमीटर हो गया, जड़ का दबाव हो गया। यहाँ से प्लेनोमीटर क्या करता है, प्लेनोमीटर से क्या करता है, अनियमित आकृति का क्षेत्र होता है, ठीक। इसके बाद पायरोमीटर हो गया, आपको ये देखना होगा। पिग्नोमीटर से क्या होता है, मिट्टी का विशिष्ट घनत्व मान किया जाता है, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से आप इसको इसी तरीके से आप लोग जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग जो है मानसून को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।